जी फिर से मेरे विद्वान मित्र डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी, हमारे सीए एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आईसीए के जयदीप जी, चेयरपर्सन अक्षय गुल्हाने, श्रीमती तृप्ति भट्टड़, अभिजीत खेड़कर, दिनेश राठी, स्वरूप वजुलवार, सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के निमित्त मैं आप सबकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। मुझे याद है, आज से 13-14 साल पहले आदरणीय जयदीप शाह जी को मैंने एक आग्रह किया था। आग्रह यह किया था कि अकाउंट टेक्नीशियन जो सीए नहीं है पर प्रिलिमिनरी काम कर सकते हैं, जिनको रोजगार मिल सकता है, ऐसा एक कोर्स आप डिजाइन करिए और इसके कारण लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सुविधा भी मिलेगी। और मैं जयदीप जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। शायद उस समय उत्तम अग्रवाल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और मैंने काफी इसका फॉलोअप किया। उन्होंने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया और उन्होंने अकाउंट टेक्नीशियन का कोर्स तैयार किया। और आज जब मैंने ये जानकारी उनको पूछी, तब उन्होंने मुझे कहा कि देश में 4.5 लाख से ज्यादा अकाउंट टेक्नीशियन बने हैं और उनको रोजगार मिला है। इस बात के लिए मैं एसोसिएशन को, जयदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे देश के भविष्य के बारे में हम सब लोग सोचते हैं और हम सब की विजन यह है कि हमारा देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने। हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बने। हमारा देश भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। ऐसी इकोनॉमी और ऐसा प्रशासन, और जिसको महात्मा गांधी जी रामराज्य कहते थे या महाराष्ट्र में हम शिवशाही कहते हैं, ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो, ऐसा हम सबको लगता है। कोई चीज जब लगती है और जब वो पटती है तो वो कैसी होती है, इसका भी चिंतन, अध्ययन और प्लानिंग करना उतना ही आवश्यक होता है। वर्ल्ड में अभी जो चर्चा हो रही है वो एक विषय की बहुत ज्यादा हो रही है। वो है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सर्वे पे सुखेन संतु, सर्वे संतु निरामया। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती मेरा भला करो, मेरा कल्याण करो, ये नहीं कहती। वो कहती है विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। यानी हम लोग सब समाज के प्रति ये भाव रखते हैं और इसलिए आने वाले समय में हमारे विकास के लिए जो महत्वपूर्ण 3 बातें हैं, उसमें से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उसके लिए समाज को और व्यक्ति को शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा और समाज के द्वारा और परिवार के द्वारा जो संस्कार होते हैं, उसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऐसा कहा जाता है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। तो हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, हम सब अपूर्णांक है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में हमें जीवन भर कहीं ना कहीं सीखने के लिए मिलता है। हमारी एसोसिएशंस, हमारी टीम, हमारा प्रोफेशन, ये हमें लगातार सिखाते रहता है। और इतना ही नहीं कि जब प्रैक्टिकल जीवन में हम डे टू डे जब काम करते हैं, उससे भी बहुत सी चीजें हम आत्मसात करते हैं। और ये सब जब आत्मसात करते हैं तो उसका परिणाम व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होता है और व्यक्तित्व धीरे धीरे
बहुत गुणवत्तापूर्ण होता है, और जब गुणवत्तापूर्ण व्यक्तित्व होता है, उसका कर्तृत्व, नेतृत्व, वक्तृत्व, प्रेजेंटेशन, चिंतन, तब उसके पर्सनैलिटी का वैल्यूएशन होता है, और जब वैल्यूएशन अच्छा होता है तो समाज में उसका मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग ये जो सीए बने हो, तो मामूली आदमी सीए नहीं बन सकता। आपका अध्ययन, आपके परिश्रम और उसके साथ आपकी मेहनत और आपका सबसे बड़ा यानी नॉलेज, इसके आधार पर, आपकी गुणवत्ता के आधार पर आपको ये डिग्री मिलती है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आज समाज में इसको मान्यता है। समाज में इसलिए मान्यता है कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में चार्टर अकाउंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और इसलिए आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत बनाना है और हिंदुस्तान को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर वर्ल्ड की बनानी है, तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में बैंक्स इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था से रिलेटेड डिपार्टमेंट से उनका महत्व है, और दूसरा हमारे इकोनॉमी में काम करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, एंटरप्रीनर्स हैं, जो इंडस्ट्री में, सोशल सेक्टर में या हॉस्पिटलिटी के सेक्टर में जो अलग अलग काम करते हैं, उनको फाइनेंशियल विजन और डिसिप्लिन सिखाने का काम आपका है। जब प्रोजेक्ट बनता है तो आप लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस होता ही है, पर इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बाद में टेक्नोलॉजी और मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, चारों बातें आप देखते हैं। और जब प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं तो बोलते इतनी डिमांड है, इतना सप्लाई होगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो आप जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उसके आधार पर फिर वो लोग काम करते हैं और जिससे उनके प्रोजेक्ट में सफलता मिलती है। तो स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक सोच को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सेलरेट करने का काम जो होता है वो चार्टर अकाउंटेंट जो है वो ज्यादातर करते हैं। केवल लोगों का जीएसटी और इनकम टैक्स तक का आपका संबंध नहीं है। तो ये जो फाइनेंशियल विजन है, ये उन एंटरप्रेन्योर को और इंडस्ट्री को देने का काम आपके द्वारा होता है। और ये जो सक्सेस स्टोरी होती है, उसमें आपकी कैपेबिलिटी, जितना इंपॉर्टेंट नॉलेज है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपका अप्रोच, आपकी पॉजिटिविटी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि आज हमारे देश में हम एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में बहुत निगलेक्ट हुआ है। 65% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी केवल 12% जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, और उस समय ये 12% से अगर 25% तक ले जाना होगा तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अरे भैया, अध्यक्ष मुझे बोल रहे थे कि वृद्धाश्रम, गौशाला और ये सबको एक करना चाहिए। मैंने उनको कहा कि आप लोग निकालिए। अभी जैसे मैं गौशाला वालों को कहता हूं कि ये सेवा का काम नहीं है, ये प्रॉफिट का काम है। देखो, हमारे देश में पोल्ट्री फार्म है, गोट फार्म है, काऊ फार्म नहीं है। अभी एक विषय पर मैं अनेक सालों से काम कर रहा हूं कि हमारी 1952 में हमारी एक गाय ब्राजील गई थी, गिर जात की, और वो वहां 60 लीटर दूध दे रही है। ये 4-5 साल पहले ब्राजील के लोग भी मुझे मिले थे, तब मैंने भारत सरकार के अधिकारियों को ये कहा था कि ये हमारी भारतीय नस्ल है, तो हम इसमें काम करें। उसमें से एक बात निकल कर आई कि ये 60 लीटर दूध देने वाली जो देशी गाय थी, वो गाय को, उससे जो बूल तैयार होता है, उसका सीमेंस इंडिया में लाया गया, और वो सीमेंस का उपयोग करके यहाँ की 2 लीटर के गाय को दिया गया, तो 15 से 20 लीटर वाली गोरी तैयार हुई। अब उसमें आगे जाकर ये हुआ कि एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी हमारी कॉमन भाषा में ये टेस्ट ट्यूब बेबी, तो वो ऐसा हुआ कि एम्ब्रियो ट्रांसफर करके 2 लीटर वाले गाय को 25-30 लीटर की गोरी हो। और अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है, वैसे गोरी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है। 99 to 100% गोरी होगी, गोरा नहीं होगा, क्योंकि गोरा होने का प्रॉब्लम है।
और हमारे देश में 3 प्रोजेक्ट शुरू हुए। एक मैंने नागपुर के वेटरनरी यूनिवर्सिटी में शुरू कराया, तेलंगखेड़ी के पास। दूसरा सांगली में चितले डेयरी है, उनके यहाँ हुआ। और तीसरा शरद पवार साहब ने बारामती में शुरू किया। सौभाग्य से तीनों प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने का मौका मुझे मिला। अब तुम्हारी भाषा में इकोनॉमिक वायबिलिटी यही है कि हमारे यहाँ मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी दिवे करके हैं, उनके घर पर 7 गोरियां और 3 गोरे हैं, तो वो बुल तैयार कर रहे हैं। और वो जो बुल है वो अगर जाएंगे तो अभी ये जो हमारे यहाँ हुस्टन, जर्सी, ये जो विदेशों से बाढ़ आए हैं, इनके गोमूत्र और दूध की क्वालिटी उसमें काफी चर्चा साइंटिफिकली होती है। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो गाय आएगी ये अभी हमारे यहाँ हुस्टन और जर्सी की है, तो ये अगर हम गिर, साहिवाल, राठी जो देशी गाय की नस्ल है उनके बुल का सीमेंट से अगर इंजेक्ट करेंगे तो 3 वेद में वो गाय धर्म वापसी आंदोलन हो जाएगा। दे विल रिटर्न बैक टू अगेन इंडियन ओरिजिन। तो वो जो जर्सी और हुस्टन है वो गिर, साहिवाल और राठी थार का पर ये जो हो जाएगी तो हमारे देश की गाय हो जाएगी। अभी ये गाय को मैंने गोबर से हमने पेंट बनाया। मैंने इसकी 150 फैक्ट्री देश में शुरू हुई। और ये जो पेंट बनाए हुए जो महाराष्ट्र अपने देश में है, जितना डिस्टेम्पर और पेंट जो अवेलेबल है उससे हमारे गोबर से तैयार हुआ पेंट क्वालिटी में बेस्ट है। अभी काटोल में भी एक यूनिट है, एक गढ़चिरौली भी खुला है। तो गाय के इससे गोबर से पेंट तैयार होता है। फिर और भी बहुत सी चीजें तैयार करते हैं लोग। फिर गोमूत्र से कैप्सूल तैयार करते हैं, मेडिसिन में उसका उपयोग हो रहा है। और दूध जब होगा तो दूध का उपयोग है। और अभी हमने फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां खोली जो नेपियर ग्रास लगाती है, अभी वर्धा जिले में शुरू किया। और मदर डेयरी नागपुर में लाई है। तो 450 करोड़ के प्रोजेक्ट का काम बुटीबोरी में शुरू हुआ है। और अभी वो 4 लाख लीटर दूध खरीदते हैं। और मेरा प्रयास है कि 5 साल में वो 40 लाख लीटर दूध खरीदी करेंगे। और 40 लाख लीटर अगर विदर्भ से दूध खरीदी होगा तो हमारी विदर्भ की इकोनॉमी में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। हर चीज के अच्छा यहां रुकती नहीं। फिर मैंने कहा कि ये मदर डेयरी बहुत रेप्यूटेड है, उनका बहुत बड़ा टर्नओवर है, अमूल और मदर का। तो मैंने उनको कहा आप ऑरेंज बर्फी बनाओ। तो हमारे यहाँ जो मार्केट में ऑरेंज बर्फी है वो कद्दू डालते हैं, एसेंस डालते हैं, वो सही नहीं है। पर मैंने उनको पीछे लगकर नागपुर में ऑरेंज बर्फी बनाई। और ऑरेंज का जूस लाकर वो बर्फी बनी, वो अच्छी टेस्ट की बनी है। पर उसका प्रॉब्लम ये होगा, उसका शेल्फ लाइफ 3-4 दिन का ही होता है। अब 2-3 महीने का शेल्फ लाइफ भी ना हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तो फिर मैंने कहा कि अब एक काम करो कि छोटे ऑरेंज लेकर ऑरेंज पाउडर तैयार करो। और ऑरेंज पाउडर अगर खवे में डाल के अगर ऑरेंज बर्फी तैयार होती है तो क्या इसका शेल्फ लाइफ कितना होगा। तो अभी फाइनली ये रिपोर्ट आया कि ये 1 महीना हो सकती है। अब मेरी कोशिश है मैं एक ऑरेंज वालों को मदद करूं, तकलीफ में आया। उनके यहाँ 19,000 ऑरेंज के पेड़ है, अकाउंट एनपीए हो गया। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो मैं उनकी मदद कर रहा हूं। तो अब मैंने उनको कहा कि इसमें और छोटे ऑरेंजेस से आप पाउडर बनाओ। और पाउडर बनाने से वो पूरी पाउडर ड्रिंक्स में भी जाएगी, बर्फी में भी जाएगी। और नागपुर में अगर हर साल में एक 300-400 करोड़ की ऑरेंज बर्फी का वर्ल्ड में अगर हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल होगा तो हमारे की इकोनॉमी में पूरे विदर्भ की आप देखो, किसान से लेकर गाय से लेकर कहां से कहां तक जाएंगे। पर ये काम मेरा नहीं है, ये काम आपका है। आपको अगर आप नागपुर में और विदर्भ में रहते हैं तो ये क्या करने से यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने से होगी। ये केवल इनकम टैक्स ऑफिसर और जीएसटी ऑफिसर में लाइजनिंग करना और बाद में क्या क्या करना वो मैं नहीं बोलना चाहता हूं। इतना सीए नहीं है। मैं तो बहुत बार प्रधानमंत्री हम कहते हैं कि ये डिजिटल सिस्टम करो। आपको मालूम नहीं, 1 बजे एक सज्जन आए थे, वो बोले डकैत और दरोडेखोर अच्छे हैं
पर यहाँ काम करना बहुत कठिन है। देयर इज नो गुड क्रेडिबिलिटी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत लोगों को तकलीफ देते हैं। टैक्स लेना गुनाह नहीं है, टैक्स लेना ही चाहिए, वायोलेशन करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर इससे ज्यादा कुछ जो बातों की ज्यादती होती है उसका समाज में बहुत बड़ा रोष है, बहुत बड़ा रोष है। आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि लोग आपके सामने कैसे गालियां देंगे। हमारे जैसे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं बहुत तकलीफ हो रही। वी शुड हैव ए डिजिटल ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री सिस्टम, जिससे हम निश्चित रूप से इवैल्यूएशन कर सकें। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। अगर आप इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ सिस्टम को सुधारेंगे, वो आपका जिम्मेदारी नहीं है, हमारी है, और लोगों को रिलीफ मिलेगा तो बहुत बड़ा काम होगा। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने कहा है कि डिजिटल सिस्टम में रिफंड वाली जो बात है उसमें ऐसा रिफंड होना चाहिए कि कोई किसी का भी रिफंड मैक्सिमम 3 दिन के अंदर हो जाए। ऐसी डिजिटल सिस्टम होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो। ईज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? तो कहीं ना कहीं हमारे प्रगति और विकास में इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जिसका संबंध आप जैसे लोगों के साथ है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का संबंध जो है वो इंडस्ट्री और बाद में एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर, तीनों के बीच में फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ जो हमारी टैक्स रेजिम है, इसमें हमको टैक्स भी मिले और ग्रोथ भी बढ़े, तो हमारी जो सिस्टम है उसमें एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए टोटल सिस्टम को एक्सेलरेट करने में इंपॉर्टेंट रोल आज सबका है। और अपने आप में से कुछ लोग बड़े शहरों में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग छोटे शहरों में प्रैक्टिस करते हुए। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या इसके आधार पर क्या आप ऐसी कुछ बातें ढूंढ सकते हो? कल मेरा एक मीटिंग हुई मुंबई टू पूना टू औरंगाबाद हाईवे बनाना है, एक्सप्रेस हाईवे 15,000 करोड़ का। और मैंने, देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि उन्होंने एक पीडब्ल्यूडी कारपोरेशन खोली, उनको एक काम लो। तो दीक्षित करके नागपुर मेट्रो के उनको वो मिली है। तो मैंने दीक्षित साहब को कहा कि अब दिल्ली आओ और मैं आपको 30,000 करोड़ के काम देता हूं, पर मेरी शर्त थी कि तुम 1 रुपया मत डालो, मैं तुमको वे आउट बताता हूं। और कल वो फाइनल हो गया, अभी टेंडर जा रहा है। मैंने एग्जिस्टिंग पुणे से अहमदाबाद रोड पर 6 टोल है, मैंने वो नेशनल हाईवे महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दिया। और नई अलाइनमेंट का मेरा डीपीआर था 15,000 करोड़ का रोड, वो उनके हाथ में दे दिया, एमओयू भी साइन किया। और मैंने उनको कहा ये नया हाईवे बनाने के लिए 3,500 करोड़ आपको लैंड एक्विजिशन के लिए कॉस्ट लगती है, ये 6 टोल को 15 साल के लिए मोनेटाइज कर दो। वो बोले 3,000 करोड़ मिल रहे हैं, मतलब पैसे ले लो और लैंड एक्विजिशन शुरू कर दो। फिर बैंकेबल प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन करने के बाद दोनों हाईवे को, पुराने हाईवे को अच्छा करने के लिए 1,500 करोड़ खर्चा करो, और ये बैंकेबल प्रोजेक्ट बना। उनको बैंकों ने भी अप्रूवल दिया 15,000 करोड़ के लिए। और मैंने बोला दोनों पे टोल लगेगा और 13 साल में टोल वसूल हो जाएगा, और औरंगाबाद से पुणे 2 घंटे में हो जाएगा, और नागपुर से पुणे 5 घंटे में हो जाएगा। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विथ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड विदाउट इन्वेस्टिंग कैपिटल हमारे निकल गया। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी एक नागपुर में कल ही हमने टाटा के साथ फाइनल किया, ये पूरे रिंग रोड पर 47 किलोमीटर। मेरा एक सपना है, इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस जिसमें 132 लोग बैठेंगे, ऐसी बस तैयार कर रहे हैं। मैं जेकोस्लाविया गया तो स्कोडा में गया था, वो बस देख के आया। मैंने टाटा के एमडी जो है शिरीष बाबू, उनको कहा उनसे जॉइंट वेंचर करो। वो बस का जॉइंट वेंचर टाटा ने उनके साथ किया। फिर ऊपर में हमने एक सिस्टम लाई हिटाची से कि बस जहां खड़ी रहेगी वहां 30 सेकंड में चार्ज होगी, तो 40 किलोमीटर चलेगी। तो 2-3 जगह पर हम लोग, बस खड़ी होगी, लोग उतरेंगे, उतने जिसमें वो एक लग जाएगा, चार्ज हो जाएगी, तो लाइन डालने की जरूरत नहीं। फिर मैंने कहा बस ऐसी बनाओ कि जैसे हमारे हवाई जहाज में चाय कॉफी नाश्ता मिलता है, वैसे कुछ खाने के लिए पीने की एयर होस्टेस जैसी बस होस्टेस तैयार करो। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा,
मैंने कहा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दो और उसको बोलो तू जितना सेल करेगा 25% हमारा, एडवर्टाइजमेंट का पैसा हमारा। अब डीजल की बस की कॉस्ट आती है 115 रुपए किलोमीटर और मैंने तैयार की हुई बस की कॉस्ट आती है 35 रुपए पर किलोमीटर। तो हम लोग टिकट रेट 30% कम कर देंगे। तो ये पार्टी से निकल के रिंग रोड से पूरी घूमकर अमरावती रोड से, वाड़ी से, काटोल रोड से होके फिर आकर कामठी रोड से फिर आके इधर रुकेगी। तो पूरी घूमती रहेगी, एक इधर से एक उधर से, हर इसमें वो 15 मिनट में आएगी। तो नेचुरल लोगों की सुविधा हो जाएगी। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो मैंने उनको ऑफर किया दिल्ली से जयपुर यही करेंगे, 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर। और मैंने कहा बस के सामने लैपटॉप भी लगा दो, हम नए जनरेशन में जा रहे हैं। तो जो लोग बैठेंगे वो लैपटॉप पर काम भी करेंगे और बस भी एयर कंडीशन होगी, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी होगी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा और टिकट रेट 30% डीजल बस से कम होगा। तो क्यों नहीं जाएंगे? तो ये तो बिन पैसे का काम है। अभी हमारे यहाँ मैंने कहा कि एक मेरे पास आए सज्जन, वो इलेक्ट्रिक बस बनाते हैं। अब उनके कंपनी का ये कम से कम 2 लाख करोड़ का उनका क्रेडेंशियल्स है। तो मुझे पूछने के लिए आए कि मैं इलेक्ट्रिक बस का एक्सपेंशन करना चाहता हूँ। मैंने बोले करूँ कि नहीं करूँ? बोले बिल्कुल करो, तुम्हारे में जितना दम होगा उतनी बसेस और बाद में ट्रक इलेक्ट्रिक पे बनाओ। फ्यूल कॉस्ट में जहाँ 200 रुपए का डीजल लगता है वहां 12 रुपए की बिजली लगती है। तो टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। तो आपके एरिया में आप ऐसी बहुत टेक्नोलॉजी निकाल सकते हो। अभी ये हॉल है, इसका बड़ा सुंदर है। अभी मैंने उसको बुलाया कि लाइट लुक लुक क्यों हो रहा है, उसको बुला के पूछा। अब ये हॉल की कहानी है कि ये जब हॉल बना तो मैंने ये यहाँ का एक एक खेला मेरे आंखों से नजरों से गया है, क्योंकि कारपोरेशन से काम करना आसान काम नहीं है क्वालिटी का। तो यहाँ कमिश्नर को मैंने कहा कि ये सभागृह सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को 5,000 रुपये में मिलना चाहिए। उन्होंने कहा सर दिस इज इम्पॉसिबल। मैंने बोला क्यों? बोले एक कार्यक्रम में जो एयर कंडीशनिंग होता है उसका सब पकड़ के खर्चा 80,000 रुपये, तो हम 5,000 से कैसे देंगे? मतलब आप चिंता मत करो। मैं बावनकुळे साहब ऊर्जा मंत्री से उनको कहा मुझे आप सोलर करना है इसके ऊपर पूरा सोलर हुआ है और ये पूरे लाइट और एसी चल रहा है, वो सोलर पावर पर चल रहा है और 80 कार्यक्रम की बिजली मुफ्त में मिल रही है। फिर यहाँ नीचे में पार्किंग है, उधर एक रेस्टोरेंट का एरिया है, कारपोरेशन है। यहाँ के चीफ इंजीनियर ने कंडीशन डाल दी वहां रेस्टोरेंट बनाने हैं, उसने डाली रेस्टोरेंट बनाओ पर गैस सिलेंडर नहीं लाने देंगे। 3 साल उसी में गए। मैंने बोला तू तेरी डिग्री सही में मिली है कि तू डुप्लीकेट डिग्री वाला है? मैंने बोला गैस सिलेंडर लगा, बोले स्फोट हो जाएगा। मैंने बोला अनेक 5 स्टार होटल में बंद कर दो गैस सिलेंडर, स्फोट होगा तो। कुछ भी पागल जैसी बात करते हो। अभी ये टेंडर निकला, उसको गैस सिलेंडर की परमिशन मिली और अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जितना कॉरिडोर से आप आए हैं वह आर्ट गैलरी कर रहे हैं और नागपुर के चित्रकारों को कहेंगे कि तुम्हारे चित्र लगा दो और अगर बेचा जाएगा फुकट में, नो पैसा, 10-10 दिन 15-15 दिन एक एक का रहेगा। अगर बेचा गया तो 15% कारपोरेशन को, नहीं दिया तो फुकट में लगाओ, तो उनको भी मिल जाएगा काम। फिर वहां 4-5 रेस्टोरेंट हो गए वहां जगह है सामने आने के बाद। वहां इधर उधर के लोग आगे, एक फूड मॉल होगा तो लोग खाएंगे, उसका रिटर्न मिलेगा। फिर जो दीवार है ऐसी इधर बाहर से दिखती है, मैं उधर से आ रहा था, मैंने बोला इसका टेंडर निकाल दो, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगा दो और उसका भी पैसा मिल जाएगा साल के 15-20 लाख रुपए। पूरा एक करो और वो सब्सिडी कार्यक्रम को दे दो, कल्चरल कार्यक्रम को, तो उसके कारण लोगों को कार्यक्रम होगा और कल्चरल कार्यक्रम ज्यादा होंगे तो नागपुर में कल्चरल होने के कारण सोसाइटी बदलेगी। लोग अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, कवि सम्मेलन करेंगे, नाटक करेंगे, कथाकथन करेंगे, लोगों का फायदा होगा, समाज का फायदा होगा। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वे हाउ वी कैन मेक सोशल और इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स विथ इकोनॉमिक वायबिलिटी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। अरे हमारे यहाँ आप सब बहुत से नागपुर में लोग रहते हैं, आपको पता नहीं होगा,
ये 7 साल से हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नागपुर में जो टॉयलेट में लोग पानी डालते हैं वो अब हम एक जगह लाकर उसको शुद्ध करके बेचते हैं और ये कोराडी खापरखेड़ा के पावर जनरेशन को देते हैं। आपको पता है महानगर पालिका को कितने पैसे मिलते हैं? जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो मुझे मूर्ख कहा लोगों ने, कुछ भी कहता। नाउ वी आर गेटिंग 300 करोड़ रुपीज पर ईयर फ्रॉम टॉयलेट वाटर वेस्ट। अभी वहां 2 जगह पे हो रहा है। अभी मैंने उनको बुलाकर कहा कि यहाँ गंदे पानी को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन बनाओ, मीथेन से हाइड्रोजन तैयार करो और हाइड्रोजन से गाड़ी और कार चलाने की है, ट्रक चलानी है, पूरा हाइड्रोजन सप्लाई करो। अभी कचरे को सेग्रीगेट कर रहे हैं और वहां 28 टन पर डे बायो सीएनजी तैयार कर रहे हैं। एक नेदरलैंड की कंपनी है, काम जोरों में शुरू है। वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ। आई नो दैट यू हैव लिमिटेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी, but innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices is knowledge, and knowledge as a power, and conversion of knowledge into wealth is the future, and conversion of waste into wealth is the future. आप फाइनेंशियल इकोनॉमिक सॉल्यूशन देंगे, आपके साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन करो और चार्टर अकाउंटेंट विथ ए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, और दोनों मिलकर अगर इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में, आपके राज्यों में आप अगर लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को कहेंगे कि दिस कैन बी पॉसिबल, तो हो सकता है। मैं एंटरप्रेन्योर हूं और मुझे बहुत पैशन है। अब मैं किसी के भरोसे नहीं हूं, बिकॉज मेरे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का टर्नओवर 2,500 करोड़ है। तो मैं प्रॉफिट भी आता है तो मैं उसमें डाबी में प्लास्टिक से पेट्रोल बनाया मैंने, क्रूड पेट्रोल। तो अभी कल ही वो लेबोरेटरी में पास हुआ। तो मैंने कहा ये ट्रक में 50% डीजल में डालो और इसका 100% हार्वेस्टर में उसका उपयोग करो। और मैं 25,000 टन बायो फर्टिलाइजर तैयार करता हूं और तिरुपति से 4 ट्रक बाल खरीद के एमिनो एसिड बनाता हूं और ड्रोन से स्प्रेइंग करता हूं एग्रीकल्चर में। और मेरा एग्रीकल्चर मेरी पैशन है, वहां ही मैं काम करता हूं। अब मुझे 9 डिलीट्स मिली है डॉक्टरेट, उसमें से 5 एग्रीकल्चर की है, पर मैं इतना विद्वान नहीं हूं। कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री मेरे पास आए थे। मैंने उनको कहा, मैंने बोला मैं आपको एक स्कीम देता हूं, आम के आम गुठली के दाम। तो बोले क्या? बोला कर्नाटक में पानी का प्रॉब्लम है, मैं फुकट में तालाब बना देता हूं, मैं नदी नालों का खोलीकरण रुंदीकरण करा देता हूं और वो मटेरियल मैं रोड में यूज करता हूं। और आपके अभी मैंने पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 36 तालाब बना दिया, अकोला में। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में भी 10-12 बनाए, परभणी के एग्रीकल्चर में बनाए। बुल्ढाना टू अजिंठा रोड पर 16,000 ये धनगर समाज के जो लोग थे वो माइग्रेट होते थे, पानी नहीं था। पूरे रोड पर तालाब का रुंदीकरण खोलीकरण हुआ, अब पानी है। 16% इरिगेशन बुल्ढाना जिले का बड़ा, विदाउट पैसा, नो इन्वेस्टमेंट, नो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे घर में 3 कुएं थे टापेवाड़ा में, 1 घंटा पंप चलता था। मैंने नदी नालों का खोलीकरण किया, 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप लगाए। अब मेरे यहाँ 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप लगाने से 60 एकड़ जमीन का पूरा इरिगेशन मार्च अप्रैल मई में होता है। अभी पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की जमीन 350 एकड़ केवल पानी देते थे, अब वो 6,000 एकड़ पानी उनको मिल रहा है। टोटल सिनेरियो बदल गया, 1 रुपया खर्चा ना करते हुए। तो चार्टर अकाउंटेंट विथ ए फाइनेंशियल विजन, with collaboration with technical person, is giving appropriate solution for the welfare and development of the society. मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, इकोनॉमी मल्टीप्लाई कैसे होगी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, इंपोर्ट कैसे कम होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सस्ते में कैसे मिलेगी और प्रूवन एग्जाम्पल सक्सेस स्टोरी कैसे बनेगी। यू आर द पीपल हु कैन जज इट। अभी आपको बताना नहीं चाहिए, पर मैंने एक स्टडी किया था कि आदमी मरने के बाद उसको जब जलाते हैं तो गोरी और लकड़ी से जलाते हैं तो 2800, अभी 3,500 रुपये बिल लगता है। पर आदमी को अगर इलेक्ट्रिक से जलाया तो 700 रुपये लगते हैं। आदमी को डीजल से जलाया तो 1300-1400 रुपये लगते हैं। अब मैं जो प्लास्टिक का क्रूड पेट्रोल है वो अंबाझरी के शवोदायिका में उसकी ट्रायल लेने वाला हूं। इनॉग्रेशन के लिए मैं नहीं जाने वाला हूं
मैं तो आप कहोगे आप ही सो जाओ और जाओ। ये जो कचरा है गांव भर में प्लास्टिक का पड़ा है, उसका कन्वर्शन करके उसको वो शवदाहिनी में जलाकर पोल्यूशन भी कम होगा और प्लास्टिक का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा और लोगों का भी पैसा बचेगा। और ये गोरी, इतना गोबर क्यों हमने जलाना चाहिए, लकड़ी क्यों जलानी चाहिए? तो देयर आर लॉट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स कि जो आपके माइंड में आप कर सकते हो। वी आर वेरी मच कमिटेड फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ विदर्भ। अभी मैं ताड़ोबा गया था, वो डीएफओ और उनको पीछे लगा था, वो मेरे पास आए सभी फॉरेस्ट के अधिकारी, बोले साहब आप बहुत बोल रहे थे, हमने एक प्रयोग किया आपके कहने पर। क्या किया? तो मारुति जिप्सी को एक दिल्ली के एंटरप्रेन्योर ने इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट किया। वो 9 लोग बैठते ना, तो 2 दिन मैंने वो जिप्सी यूज की, बहुत अच्छी बनी। और वो भी दिल्ली से एंटरप्रेन्योर आया था। मैंने कहा एक काम करो, पेंच में और सब जगह पर ये पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करो, 8 लाख 10 लाख रुपए लगेंगे, फ्यूल कॉस्ट 0 है। और ये जो आदिवासी है इनके घर पर सोलर पैनल लगा दो, वो अपने ही घर में चार्ज करेंगे, वही बीच पर चलेंगे। तो आज उनका कमाई 15 से 20 हजार रुपये महीना ज्यादा होगी और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, साउंड पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो आप गाड़ियों की संख्या बढ़ाओ, तो गाड़ियों की संख्या 3 गुना बढ़ जाएगी, तो रिसोर्ट खुलेंगे, आ रहे उससे 3 गुना खुलेंगे। हमारे आदिवासी ड्राइवर गाइड अभी 3000 है, वो 10,000 15,000 हो जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वर्ल्ड के टूरिस्ट ताड़ोबा में आ जाते हैं, टाइगर कैपिटल में, उनकी संख्या 4 गुना बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और वेल्थ क्रिएट होगी। तो छोटी छोटी बातों के केवल फाइनेंशियल ऑडिट एंड लाइसेंसिंग टू इनकम टैक्स एंड जीएसटी, दैट इज नॉट योर लिमिटेड रोल, बिकॉज यू आर बीइंग द एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑल द एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स, जो कुछ आप अच्छे टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके आधार पर अगर तुम आने वाले समय में कुछ करोगे तो यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विदर्भा, वेलफेयर टू क्रिएट जॉब्स। क्योंकि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, ही इज नॉट ओनली वेल्थ क्रिएटर, ही इज ए जॉब क्रिएटर। और जॉब क्रिएट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अवर इकोनॉमी। और इसलिए जितने बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजीनियस ऐसे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होंगे, उतनी समय में हमारे देश की प्रगति और विकास होगा, हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। और मेरा विश्वास है कि बीइंग ए चार्टर अकाउंटेंट आप लोग जरूर इसमें काम कर सकते हो। मैं दुबई गया था, तो दुबई के चार्टर अकाउंटेंट के एसोसिएशन ने कार्यक्रम लिया था, मैंने उनको वैसे ही हाँ कह दिया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पास जो 5 लोग बैठे थे, एक एक के बैठने के 5-5 लाख रुपए लिए थे। फिर आने वाले लोगों के वो भी पैसे 25-50 हजार रुपये लेकर 10-20 करोड़ उन्होंने अपने और एडवर्टाइजमेंटों के कमाए होंगे। मैं बोला यार आपने मेरे नाम पे पैसे कमाए और मुझे कुछ नहीं दिया। तो बोले आपको क्या चाहिए? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको इतना ही कहूंगा अगर पैसे मिले तो मेक सम चैरिटी। जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके लिए कुछ करिए। और आपको बताता हूं, अभी ये ई रिक्शा आया, मैंने लाया देश में, 1 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग ई कार्ट और ई रिक्शा चलाते थे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक झड़ा हुआ, मैंने ये सब बजाज टीवीएस के डुप्लीकेट पार्ट अनुमति दी। मैंने महात्मा गांधी की बात को याद रखा था कि जब कोई बात आप गरीब के हित में करते हो तो कानून 1 बार नहीं 10 बार तोड़ो कानून। अब वो ई रिक्शा आया, अब वो ई रिक्शा के कारण जो आदमी का धोने का काम करता था, 1 क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर रख के चलता था, अब वो खत्म हो गया। अब 1.5 करोड़ लोग मानवीय शोषण से मुक्त हुए। और मुझे खुशी है कि मैंने कितने हाईवे टनल बनाई होगी, पर मैं अक्सर बोलते कोई अच्छा काम कौन सा हुआ, तो 1.5 करोड़ लोगों का मानवीय शोषण बंद होगा। ई रिक्शा और ई कार्ड पूरे देश में आई, दैट इज टू बी द ग्रेट थिंग इन माई लाइफ। अब मैंने वो ई रिक्शा वालों को कहा कि इस पे पानीपुरी का स्टॉल करो, आइसक्रीम का लगाओ, अब वो चलने लगा। अभी परसों राजीव बजाज आए थे मेरे पास, मैं 6 तारीख को पुणे जा रहा हूं, वो सीएनजी का स्कूटर लॉन्च कर रहा। अब मैं जो गाड़ी में आया हूं वो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है, और उसका पेट्रोल के एवरेज में तुलना करेंगे इनोवा टोयोटो की, वर्ल्ड की पहली है, और उसका खर्चा आता है 25 रुपए पर लीटर एज कंपेयर विद द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल।
तो दुनिया बदल रही है, तो इकोनॉमिक सोच विथ टेक्निकल सपोर्ट, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यू कैन ट्रांसफॉर्म सोशल, इकोनॉमिकली और एजुकेशन तो आपका है ही, तो सब बातों को आप बदल सकते हो। और ऐसी हजारों बातें हैं जो बिन पैसे से हो सकती है। मैं अक्सर लोगों को एक कहता हूं, क्योंकि अभी आप तो लोग मालूम नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में इधर उधर मिश्रा जी की क्षमा मांग के बताता हूं, हमारे यहाँ बड़ा लोगों का प्रेम होता है। कमेटी, रिसर्च ग्रुप, 3-3, 5-5 साल बैठते हैं, सब बत्ता खाते हैं, रिसर्च पर रिपोर्ट नहीं देते। तो मैंने एक बार कहा कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, इफ देयर इज नो विल there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee and research group. We need to find out and to understand the strength and weaknesses of the subject. On the basis of that, we need to have developed the appropriate futuristic policy by which we can make socio-economic transformation, where we can achieve the goal of Atmanirbhar Bharat. We can make India with a strong economy और दुनिया की ताकत बना सकते हैं। ये क्षमता हमारे बीच में है। और बीइंग ए चार्टर अकाउंटेंट, आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं कि भगवान आपको इस कार्य में बहुत अच्छी सफलता दें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।